नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी, तो उसी को जारी रखते हुए दोस्तों आज अनदर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताया। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो सबको पता है दोस्तों, लुम्बिनी में उनका कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी की कपिलवस्तु में। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आंसर हमारा, चूंकि परिनिर्वाण पूछ रहा है तो कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये सब जानते हैं। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। और किस ईस्वी में पूछ ले दोस्तों, तो ये भी पूछ सकता है। तो लिखिए वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 बीसी में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो दोस्तों विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में मतलब विश्व विनाशकारी कि मन ये संसार का कभी अंत नहीं होता है, जो जैसा है वो शाश्वत है, ना ही कोई जन्म लेता है ना ही कोई मरता है, ऐसा विश्वास केवल एक ही धर्म करता है, जैन धर्म। जिसके अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है, आपको पता है, दिगंबर और श्वेतांबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या अकबर ने? तो दोस्तों ऐसा आइडिया और सबसे दिमाग वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसके काल में इब्न बतूता भी आया था, दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन ये मूर्ख था। करने अच्छा जाता था, हो गलत जाता था। कारण ये था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तो सबसे पहले इसने ही किया था, लेकिन इसकी ये योजना विफल हो गई थी। कारण ये था कि इसने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उसमें कोई मोहर और कोई भी ऐसा चित्र वगैरह प्रचलित नहीं था जिसपे उसके सिक्के के लोग जान सकें कि ये शाही परिवार से है। इसलिए सब हर घर में उस सिक्के की छपाई शुरू हो गई, चांदी के सिक्के की, इसलिए इसकी योजना विफल हो गई थी। घोड़े, अब मान लीजिए अलाउद्दीन के बारे में पूछे तो सबसे पहले तो ये बात रहना है दोस्तों कि घोड़ों के दशलाहा पद्धति अपनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। सबसे पहले साउथ में आक्रमण करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरी बात, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। सैनिकों को वेतन देने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये बातें भी याद रखिएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी। ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। तो आत्मकथा लिखने वाला कौन था? जहांगीर, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी इसने
लिखी थी दोस्तों। इसके अलावा भी उसने किताब लिखी थी इकबाल नामा ए जहांगीरी, पूछ लेता है कभी कभी। एक और किताब लिखी थी इसने इकबाल नामा ए जहांगीरी। और एक और किताब लिखी थी इसने दोस्तों मासिर ए जहांगीरी, मासिर ए जहांगीरी। 3 किताब इसने लिखी थी। तुजुक ए जहांगीरी, तो तुजुक ए दोस्तों इसकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी। और इकबाल नामा ए जहांगीरी और मासिर ए जहांगीरी भी इसकी अन्य 2 पुस्तकें थी, जो ये भी सब किस में थी, फारसी में ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, बताया दोस्तों। एम.एन. रॉय, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी या जयप्रकाश नारायण, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी ने कहा जाता था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने ट्रस्टीशिप मतलब आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। और 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ऐसा पूछ ले दोस्तों कि अभी कि प्रथम ऐसा कौन सा नेता था जो हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश में भी चुना गया था, तो कौन थे दोस्तों, 1892 में दादा भाई नौरोजी थे। उम्मीद है आपको लिबरल पार्टी के रूप में चुने गए थे, नेता के रूप में चुने गए थे, तो आप याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ये वही साबरमती आश्रम है जहां से दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुई थी, बताएं दोस्तों। तो सबको पता है अहमदाबाद में है। कहाँ पे है दोस्तों, अहमदाबाद में। यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और यह आश्रम पूछ लेता है कभी कभी कि यह आश्रम कब बनाया गया था, तो सन 1915 में ये साबरमती आश्रम सन 1915 में बनाया गया, सन 1915 में बनाया गया था। 1915 में ही गांधी जी अफ्रीका से उद्देश्य से वापस लौटे थे। इस 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आते ही उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1842 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बताएं दोस्तों। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों 1800 किस में किया गया था दोस्तों, बताएं। तो 1861, 1842, 1909 या फिर 1919, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये 1842 नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 1892 है। एक मिनट, ये 92 है, इसको लिख लीजिएगा।
1892। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? अभी मैंने बताया सन 1915 में, 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। 1916 में वो क्या होता है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार, एम.सी. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष थे। जो तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, शेरे पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? बताएं दोस्तों। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी, तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। इनके साथ लाल बाल पाल आपको पता ही है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। और 1917 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी पता है आपको, अमेरिका में होम रूल। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सबको पता है कि सब एक एक किसी कोई ना कोई एक एक बार बना है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक 1890 में शामिल तो हुए थे कांग्रेस में, लेकिन कभी इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्हें भारतीय असंति का पिता भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? इंडियन अनरेस्ट का पिता भी। इन्होंने तिलक को एक किताब लिखी थी, उसमें भारतीय अशांति का जनक भी या पिता भी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएं। राइन, रोन, डैन्यूब या वोल्गा? तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह वालडाई पहाड़ी से निकलती है। वालडाई पहाड़ी से, वालडाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कहाँ दोस्तों मिल जाती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबको पता है कि लक्षद्वीप किस साइड में है? इस साइड में। तो इस साइड में क्या है? अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप है और इससे एक रिलेटेड बात, इसमें 36 द्वीप हैं। टोटल 36 द्वीप हैं दोस्तों। टोटल 36 द्वीप हैं और सभी जितने भी द्वीप हैं ये सब किससे बने हुए हैं दोस्तों? कोरल रीफ से बने हुए हैं, माने प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जितनी भी वो है द्वीपें सब प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कावारत्ती इसकी राजधानी। ये यूपीएससी पेट का क्वेश्चन था, आया भी था ये। कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? जोजिला, चुंबी घाटी, शिपकिला या बनिहाल? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों
ले जाने का रास्ता जोजिला, आप कभी यूट्यूबर को देखेंगे ना, जोजिला आप जाके खुश हो जाते हैं कब यहाँ से ले का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, तो जोजिला दर्रा जो है यहाँ से ले का जाने का रास्ता है। यह भारत व एशिया का सबसे लंबी सुरंग है। जोजिला जोजिला दर्रा जो है ये भारत और एशिया का सबसे लंबी सुरंग है और पाकिस्तान से सीधे सटे हुए और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन तो खैर उस बातों को नहीं लेना है हमें, लेकिन ये मतलब ले जाने का रास्ता कौन सा है, जोजिला दस्ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट मतलब दोस्तों ये है, ये आपका पूर्वी तट हो जाता है, ये आपका पश्चिमी तट हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है। चिल्का, तो दोस्तों चिल्का उड़ीसा में है, तो उड़ीसा तो इधर है। मणिपुर भी इधर है, पुलिकट मणिपुर में है। अष्टमुदी झील जो है दोस्तों, अष्टमुदी झील कहाँ है, इस साइड है। अष्टमुदी पहाड़ियाँ तो वहाँ झील भी होगी, इसलिए पश्चिमी घाट में, इसलिए यहीं पे कॉमन से थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। अष्टमुदी पहाड़ियाँ, अन्नामड़ाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, कैंडामम पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है दोस्तों, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो ये झील भी पश्चिमी घाट पे है। केरल में दोस्तों ये पूछ लेता है कहाँ है ये, तो आप बता दीजिएगा आता क्वेश्चन, तो केरल में स्थित है ये अष्टमुदी झील, केरल में है और रामसर साइट्स में भी शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितने प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। 14.2, 15.5, 18.20 या फिर 16.50, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.50 है, ये फैक्ट है, बस याद कर लीजिएगा 16.5। और इस राज्य का घनत्व तो भी पूछ लेता है, मतलब चूंकि पूछता है उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो अब जो हो आ जाए तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर है, याद रखिएगा, व्यक्ति वर्ग मीटर, इतना याद रखिएगा। और महिलाओं का प्रतिशत दोस्तों पूछ लेता है, वो जो महिला प्रतिशत, तो महिला प्रतिशत कितना है दोस्तों, 47.71%, 47.71% है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछता है दोस्तों, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछता है तो पहले नंबर पर कौन है दोस्तों, प्रयागराज माने इलाहाबाद पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों गाजियाबाद। ये चार चीज़ें याद कर लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.50 है। घनत्व तो क्या है प्रति व्यक्ति, तो 829 प्रति व्यक्ति मीटर है। महिलाओं का परसेंटेज कितना है, तो 47.71% है। सर्वाधिक जनसंख्या जिले पूछ ले तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइटर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार, कराधान, घोड़ी की रेसिंग या फिर सार्वजनिक व्यय। तो दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग से ही आपको व्यापार पता चला है, तो शेयर बाजार से संबंधित है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एम विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, एम एन रॉय, BKRV राव, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इंजीनियर हैं जो कौन, हमारे इंजीनियर इंजीनियर हैं सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया, इसीलिए इन्हीं के याद में इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर को याद रखिएगा। तो एम विश्वेश्वरैया इसके वो हैं। इनको 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला था, भारत रत्न। क्या मिला था दोस्तों, भारत रत्न भी मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? अमर्त्य सेन, नरेंद्र मोदी, रघुराम राजन या मनमोहन सिंह? तो दोस्तों जो एक ही व्यक्ति कर सकता है जो अर्थशास्त्री, तो इसमें अर्थशास्त्री दो ही लोग हैं, या तो मनमोहन सिंह है या अमर्त्य सेन है। तो मनमोहन सिंह से पहले भी से आ गया था, तो ये अमर्त्य सिंह जी ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। और दोस्तों इसमें साथ दिया था किसने? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। कौन थे दोस्तों? ये पाकिस्तान के थे महबूब उल हक जी ने इसमें साथ दिया था। ये भी अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, इन दोनों ने साथ दिया था। और ये देता है तभी सही है, ये उसके अगर ये नहीं देता, ये देता है सभी सही है, और दोनों साथ में देता है तभी सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। CACP किस प्रकार के उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पाद, कृषि उत्पाद, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये कृषि उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य देता है, याद रखिएगा। CACP किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है दोस्तों? तो ये कृषि उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, बताएं दोस्तों। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, बताएं। बताइए दोस्तों। इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बचत बैंक खाता में, या फिर बैंक में चालू खाता में? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था दोस्तों। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इसके तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इसका डिजाइन किसने किया था दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने। पूछ लेता है कभी कभी कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने पास बनाया था? तो पिंगली वेंकैया, ये भी याद रखिएगा, उन्होंने इसे बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? बताएं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? 38वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन? दोस्तों सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन सन 1976। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये सब पूछता है कौन कौन शब्द, देखिए कौन कौन शब्द शामिल किया गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। ये तीनों शामिल की गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव पास किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32 से, 48 से, 43 से या 39 से? बताएं दोस्तों। तो 32 है तो दोस्तों रिट के लिए है, ये रिट जारी करने के लिए है।
तो 39 ए जो दोस्तों ये सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन दिया जाता है और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जिला स्तर पर राज्य के सरकार की आंख कान और हाथ का कार्य कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, उपखंड अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? बताएं दोस्तों। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और हाथ का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी वही करता है, जिला अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? 1940, 21, 24, 6? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत से के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। और 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसका गठन हुआ था। और कहाँ हुआ सबसे पहले दोस्तों? आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्रान, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। जूलियस है ये, जे नहीं है, जूलियस है ये। इन्होंने किया था। और सबसे पहला बम परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? तो 16 पहला एटम बम परीक्षण कब किया था? 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने किया था। किस पे किया था आपको पता है? नागासाकी और हिरोशिमा, लिटिल फैट और करके एक बम था, उसमें अमेरिका ने जापान पे गिराया था, आपको पता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति मिनट की दर से विद्युत खर्च होगा। बताएं दोस्तों। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो दोस्तों इसको सिंपल ऐसे 100 वाट बराबर 0.1 किलोवाट होगा। तो एक यूनिट में कितना जल रहा है दोस्तों? एक यूनिट में कितना जलेगा? एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट माइनस घंटा। तो दोस्तों कुल यूनिट खर्च कितना है? तो हो जाएगा कुल यूनिट खर्च बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 10 बराबर 1 किलो वाट घंटा, 1 kg वाट घंटा, तो बराबर 1 यूनिट। तो दोस्तों कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा 1 यूनिट गुणे 5 यूनिट, 1 यूनिट गुणे 5 यूनिट बराबर 5। आंसर। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? रेडान, कार्बन, आर्गन, नियान? तो दोस्तों कार्बन अक्रिय गैस नहीं है, आपको पता है। कार्बन इसमें, रेडान इसमें सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन अक्रिय गैस होते हैं। तो दोस्तों रेडान अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है। इसके अलावा हीलियम भी अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन भी अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है। जिनॉन भी अक्रिय गैस है। तो इसमें बच गया कौन गया दोस्तों? कार्बन, ये अक्रिय गैस ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है। और पूछ देता है कभी कभी दोस्तों कि
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों 7.0। 7.0। और कभी दोस्तों पूछ देते लार का, लार जो हमारे मुंह से निकलता है, तो उसका पीएच मान होता है दोस्तों 6.2 से लेकर और 7.6 तक होता है, तो वो उसका पीएच मान हो सकता है। वेल के, लास्ट क्वेश्चन है, वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों वेल एक स्तनधारी जीव है, उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और व्यस्त रहें।